वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, दाब तथा उसका मापन। इस चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहले प्रेशर क्या होगा और इट्स मेजरमेंट की अगर हम बात करें किस किस से प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने पास्कल लॉ पढ़ा था उस पास्कल लॉ का डेरिवेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपके इस चैप्टर का नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें दो वर्ड है, प्रेशर और मेजरमेंट। इन दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है, ठीक है, फिर मेजरमेंट। मेनली आपका इस चैप्टर में क्या होता है, प्रेशर को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं हम, उन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम प्रेशर को मेज़र करेंगे। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे हम प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और आज इस लेक्चर में हम पास्कल लॉ हमने जो पढ़ा था उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो पास्कल लॉ का डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेशर क्या होता है, मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लो एरिया क्या ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो इस ऑब्जेक्ट के, इस वस्तु के आपने क्या करा, इस पर कोई फोर्स लगाया, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर आपने मान लो कोई फोर्स लगाया एफ, तो किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। मतलब अगर मान लो किसी भी गेंद को हम क्या करें, एक तरफ से फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के कारण इस पर जो दाब एग्जर्टेड करता है वो किसके कारण जनरेट हुआ, फोर्स के कारण, और किस एरिया पे, ए पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो प्रेशर को हम पी से डिनोट कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर को हम लिख सकते हैं पी, फोर्स एफ, एरिया ए। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल होता है। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम कह दें 1 किलो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल कितना होगा, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होगा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल कितना होगा, 1 गीगा पास्कल होगा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन सारे कह सकते हैं नोटिफिकेशन को, इन मात्रकों को कन्वर्जन करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप प्रेशर को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये प्रेशर कब है, जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर हम कोई बल लगा रहे हैं। अगर मान लो किसी भी हमने बर्तन में कोई भी एक ग्लास ले लिया, हमने फ्लास्क ले लिया, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भी मान लिया कोई एच हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो वाटर भरा हुआ है वो माना हमने कितनी हाइट तक भरा हुआ है, एच हाइट तक। ठीक है, कोई भी वाटर होगा या कोई भी वस्तु को उसका एक अपना घनत्व होगा, इसका घनत्व हमने मान लिया रो। ठीक है, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जी, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। रो क्या है, यहाँ पे घनत्व है, डेंसिटी। ठीक है, तो द्रव के अंदर दाब, अगर मान लो किसी भी बर्तन में द्रव भरा हो तो द्रव के अंदर दाब का फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। द्रव के अंदर जो दाब होगा, मतलब किसी भी बर्तन में जो द्रव भरा हुआ है उसके कारण जो दाब उत्पन्न होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है, उसका फार्मूला हम देखते हैं, वो फार्मूला क्या होगा। ठीक है,
सबसे पहले अगर हम बात करें, हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं आपेक्षिक भार का। आपेक्षिक भार इक्वल टू क्या होता है, आपेक्षिक भार बराबर कुल भार या भार अपॉन आयतन होता है। मतलब किसी भी वस्तु का स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट क्या होगा तो इसका स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन b। ठीक है, तो हमारा कैपिटल W क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल W इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से स्मॉल w इंटू बी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल w इंटू बी लिख सकते हैं, और स्मॉल w क्या होता है, रो इंटू जी होता है। स्मॉल w क्या होता है, रो इंटू जी, इंटू क्या आ जाएगा बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें ये क्या है, एक भार है, भार एक तरह का बल होता है, और हमें निकालना प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे बात करें फोर्स क्या है, हमारा एक तरह का भार है, भारी क्या है यहाँ पे फोर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W अपॉन ए हो जाओ, W अपॉन ए। W कितना है हमारा, W का मान निकाला था हमने रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम अपॉन ए। और वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं हम, मान लो कोई भी हमारा बर्तन है, ये बर्तन है, इसकी अगर बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये नीचे वाला जो तल है वो ए होगा, और आयतन इसकी हाइट कितनी है h, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इसका, ए इंटू एच हो गया, ए इंटू एच हो गया टोटल वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हाइट h लंबाई तक, ए क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, जिसकी अगर बात करें आयतन हो जाएगा ए इंटू एच। तो यहाँ पे हम v के स्थान पे लिख सकते हैं b, आयतन जो हमारा आयतन के स्थान पे लिख सकते हैं रो इंटू जी, और b का मान है हमारा ए इंटू एच। तो यहाँ पर अपॉन ए है, ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p का मान कितना आ जाता है, रो जी एच। और रो जी एच की बात करें जहाँ पर वेयर रो इज डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी द्रव भरा होगा फ्लास्क में। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एच क्या है, एच क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड, जिस हाइट तक फ्लूइड क्या है भरा हुआ है फ्लास्क के अंदर या ग्लास के अंदर। ठीक है, तो आप समझ में आए होंगे। नॉर्मली अगर बात करें प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रेशर का फॉर्मूला तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर द्रव के अंदर दाब निकालना, मान लो कोई भी एक बर्तन है या टैंक है, उस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसके पानी के कारण उस पर जो दाब उत्पन्न हो रहा है उसका फॉर्मूला हमने निकाला अभी हाल, वो क्या आता है, रो जी एच। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी बर्तन में कोई भी द्रव भरा हुआ है या किसी भी ट्यूब में कोई भी द्रव भरा हुआ है, तो उसके कारण जो उत्पन्न होने वाला दाब होगा वो होगा रो जी एच। कैसे निकालते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। आपेक्षिक भार का फॉर्मूला होता है कुल भार अपॉन आयतन, जिसे आपेक्षिक भार कहते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू बी हो जाएगा। स्मॉल w का मान रो इंटू जी होता है, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी, ए इंटू एच लिख सकते हैं। तो हमने वॉल्यूम को लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटू एच। तो हमने पता है दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स के स्थान में लिख सकते हैं भार, और भार का मान रो जी इंटू बी आया था, और रो जी और बी का मान लिख सकते हैं ए इंटू एच। एरिया हमारा अपॉन भाग में है, तो एरिया से भाग कर दिया, आ गया हमारा प्रेशर रो जी एच। यहाँ पर रो जो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड भरा होगा, मान लो किसी भी फ्लास्क में जल भरा है तो उसका जल का निकालेंगे मान, पारा भरा है तो पारे का मान निकलेगा। मतलब जो चीज़ भरी होगी उसका हम घनत्व रखेंगे। जी के वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो मान कांस्टेंट ही रहता है 9.81। ठीक है, एच का मान हाइट ऑफ फ्लूइड, जिस हाइट तक फ्लूइड क्या है भरा हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब किसी भी फ्लास्क में क्या है द्रव भरा हुआ है, रो जी एच का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं हम किसका, पास्कल के लॉ का। डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पास्कल लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, पास्कल लॉ क्या होता है। आज हम पास्कल लॉ का डेरिवेशन करेंगे।
तो डेरिवेशन करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा था। उसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर मान लो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट in a liquid at rest is the same in all the direction ये डेफिनेशन है मेन आपका, ये स्टेटमेंट है। एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब स्टेटमेंट देखो क्या है आपका। स्टेटमेंट ये कह रहा है द इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी, और द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। मान लो कोई भी द्रव है, वो क्या है, मान लो किसी ग्लास में भरा हुआ है और वो किसमें, रेस्ट में है। तो जब वो रेस्ट में, तो उसकी हर सतह पे लगने वाला जो दाब होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि मान लो कोई भी एक फ्लास्क है, फ्लास्क में मान लो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी भरा हुए इस फ्लास्क के ऊपर क्या होगा, एयर द्वारा प्रेशर भी तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ। तो एयर द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा, तो इसकी जब द्रव क्या है, रेस्ट में है, तो हर सतह पर जो प्रेशर होगा, मतलब जब भी कोई भी द्रव रेस्ट में होता है, विराम अवस्था में होता है, तब उसके हर सतह पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, हमेशा समान होता है। ये कौन कहता है, पास्कल्स लॉ। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इन द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब अगर बात करें रेस्ट में क्या होता है, सेम होता है प्रेशर ऑल डायरेक्शन में। समझ में आया। मतलब इसका अगर मान लो कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, हर टुकड़े पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, समान होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये कौन कहता है, पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए हमने क्या करा, मान लो एक फ्लास्क में हमने क्या करा, वाटर भर दिया, उसका एक छोटा सा पीस इमेजिन कर लिया अपनी तरफ से, मान लिया। तो प्रिज्म आकार की एक आकृति को हम इसमें से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके ये टेस्ट करके देखेंगे ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इस द्रव में से हमने क्या करा, एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इसमें से हमने एक प्रिज्म आकार की छोटी सी आकृति को रिमूव कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये प्रिज्म आकार की आकृति हमने ले ली। अब देखो डेरिवेशन करते हैं इसका। डेरिवेशन करने से पहले हम अगर बात करें, इसके हर सतह पे कुछ ना कुछ जो प्रेशर लगता है, हमेशा क्या लगता है, उस सरफेस के लंबवत लगता है प्रेशर। तो हर सतह पे मान लिया हमने कोई प्रेशर लग रहा होगा। तो जो हमने ये वाली जो हमने इसमें पट्टी काटी है प्रिज्म आकार की, इसकी मोटाई मान लेते हैं हम, कुछ मोटाई भी तो होगी इसकी, मोटाई मान ली टी, ठीक है। अब टी मोटाई है इसकी, और अगर हम बात करें यहाँ पर इसका कुछ नामकरण भी कर देते हैं। ये मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी है। मतलब पूरी पट्टी की जो मोटाई है टी टी है, और हर सतह पर जो लगने वाला दाब है वो कुछ ना कुछ दाब लग रहा होगा। इस पर मान लिया हमने P1 लग रहा है, यहाँ पर मान लिया यहाँ पर P2 लग रहा है, तब यहाँ पर भी इस सरफेस के लंबवत कैसे लगेगा, P3, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बीच में कुछ कोण होगा, वो कोण मान लिया हमने थीटा। मतलब ये हम कह सकते हैं जो वर्टिकल के साथ कोण बना रहा है वो थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकल के साथ। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या ड्राइव करना है, हमें पास्कल लॉ को ड्राइव करने के लिए हमने एक फ्लूइड ले लिया। फ्लूइड क्या है, रेस्ट में। अब हमें ये प्रूफ करना है कि उस पर लगने वाले जो सारे दाब हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब P2 P1 और P3 क्या आना चाहिए, बराबर। P1 P2 P3 इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आने के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। देखो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, मतलब इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये है लॉ को फॉलो करते हैं,
तो जो लगने वाले तीनों दाब हैं ये क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो बराबर आने चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो रेस्ट में होगा फ्लूइड, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जब लगने वाले सारे तरफ से जो दबाव होगा वो बराबर होगा तब क्या होगा, वस्तु रेस्ट में होगा। तो हमारा नियम ये कहता है जब कोई वस्तु रेस्ट में होता है तो जो दाब होंगे वो क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसमें हम यही कंडीशन ले लेते हैं, हम ये सब मान लेते हैं ये सब क्या है इस समय रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है कि P1 P2 और P3 क्या है, बराबर है। तो देखो रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए और सारे वर्टिकल फोर्सेस का भी सम क्या होना चाहिए, 0। जब लगने वाले सारे क्षैतिज बलों का योगफल इक्वल टू 0 और वर्टिकल फोर्सेस का योगफल इक्वल टू 0 आता है तभी वस्तु क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम इसमें एक एक करके कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, पहली कंडीशन ले लेते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हमने मान लिया जितने भी क्षैतिज बल हैं वो क्या होंगे, उनका योगफल 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो हमारा क्षैतिज घटक है, ये वर्टिकल है, लेकिन ये देखो ये कैसा है, इंक्लाइंड। तो जो इंक्लाइंड है उसको उसके दो घटक कर लेंगे हम, क्योंकि इसका इंक्लाइंड तो पुट नहीं कर सकते इसमें, या फिर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या फिर वर्टिकल होनी चाहिए फोर्सेस। तो यहाँ पे हम देखो थीटा कोण है इसका यहाँ से, तो P3 cos थीटा हो जाएगा इधर तरफ। जिस सरफेस के साथ हम थीटा कोण लेते हैं उधर तरफ चले जाता है कॉस में और उसके अपोजिट चले जाता है साइन में। इधर क्या हो जाओ, P3 साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें हमें लेना है सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। जो फोर्सेस इधर तरफ होंगे प्लस ले लेंगे, जो इसका अपोजिट होगा वो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे फोर्सेस क्या है, P3 साइन थीटा, लेकिन ये क्या है, एक तरह का दाब है और समीकरण हमारी होती है फोर्स की। तो दाब को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताए कोई, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये प्रेशर है, तो ये आपको समीकरण जब ये लगानी है इक्विलिब्रियम वाली, तो इक्विलिब्रियम समीकरण होती है फोर्स के लिए। तो फोर्स का मान बराबर रखोगे आप, समझ रहे हैं आप। तो ये प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करोगे तभी तो इसमें पुट करोगे समीकरण में, क्योंकि समीकरण होती है फोर्स का सम इक्वल टू 0 और ये हमें प्रेशर दिया, तो प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का मान आता है प्रेशर इनटू एरिया। मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाले दाब तथा उसके क्षेत्रफल गुणनफल क्या हो जाता है, फोर्स। तो हमारा ये जो सरफेस है ए बी सरफेस पे लगने वाला दाब आ गया P3 साइन थीटा, और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, लंबाई कितनी है AB, लंबाई AB है और चौड़ाई कितनी है T, तो एरिया हो जाएगा इसका AB इंटू T, ठीक है। अब इसके देखो और कोई क्षैतिज बल है, एक क्षैतिज दाब है यहाँ पर, ये एक क्षैतिज दाब ये था, एक क्षैतिज दाब ये अपोजिट में, तो माइनस में कर दो, माइनस में P2 इंटू ये सरफेस कौन सी होगी AC इंटू T इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये करना है कि ये P3 और P2 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम दोनों बराबर कर देते हैं, P3 साइन थीटा इंटू AB इंटू T इक्वल टू P2 इंटू AC इंटू T। T से T क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे कोण कितना दिया है, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कोण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं थीटा कोण का, लाल बटे कक्का। मतलब आप देखो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालो, यहाँ से साइन थीटा का मान, साइन थीटा है यहाँ पर, हमें साइन थीटा हटाना है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन थीटा का मान होगा, देखो लाल अपॉन कक्का होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कण, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन थीटा का मान लंब बटे कण, और लंब कितना है यहाँ पर, लंब है AC और कण कितना है AB, तो लंब है AC और कण कितना है AB, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, लंब बटे कण का मान हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है। तो लंब हो जाएगा AC और कण कितना हो जाएगा अपॉन में AB, ठीक है। साइन थीटा का हम लगाएंगे, ये थीटा कोण बना रहा है,
तो लंब बटे कर्ण ए सी अपॉन ए बी, और साइन थीटा का मान जो भी आएगा वो इसमें पुट कर देंगे। इससे मान लिया समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, साइन थीटा का मान रखेंगे। देखते हैं आगे। साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा हमारा P3 इंटू साइन थीटा था। साइन थीटा का मान है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इंटू ए बी इक्वल टू में क्या था, टी कैंसिल आउट हो गया था, P2 इंटू ए सी। यहाँ से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, आ गया P2 इक्वल टू P3। तो P2 P3 क्या गया, बराबर हो गया। इसी तरह से अब अगली समीकरण लगा लेंगे हम। सेकंड क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस सम इक्वल टू 0। जो फोर्स ऊपर तरफ होगा प्लस में ले लेंगे, नीचे तरफ होगा माइनस में। तो P1 देखो यहाँ पे ऊपर तरफ है, और इसके अलावा वर्टिकल फोर्स कौन है, ये वाला है P3 cos थीटा, ये नीचे तरफ है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन एरिया देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया होगा BC लंबाई और T इसकी मोटाई, तो एरिया होगा BC इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा ऊपर तरफ कितना होगा, P1 इंटू BC इंटू टी, ठीक। माइनस में क्या हो जाएगा, जो नीचे तरफ होगा फोर्स, नीचे तरफ कौन सा फोर्स है, नीचे तरफ है यहाँ पे देखो P3 cos थीटा, P3 cos थीटा। एरिया होगा इसका AB इंटू टी, P3 cos थीटा AB इंटू टी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल कर देते हैं P1 इंटू BC इंटू टी इक्वल टू P3 cos थीटा इंटू AB इंटू टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समीकरण 2 मान लो इसे। अब cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा का मान यहाँ समीकरण से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है आपका BC और कर्ण कितना है AB, तो BC अपॉन AB हो जाएगा cos थीटा का मान, BC अपॉन AB आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, cos थीटा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में cos थीटा का मान रखने पर क्या आ जाएगा, P1 इंटू BC इक्वल टू P3 इंटू cos थीटा मान BC अपॉन AB इंटू AB से AB गया, BC से BC गया, P1 आ गया P3 के बराबर। तो आप क्या ले सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, P1 P2 P3 आ गए, बराबर आ गए। इसलिए ये क्या होता है, पास्कल लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। डेरिवेशन हो गया पास्कल लॉ का, ये हमारा पास्कल लॉ का डेरिवेशन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पास्कल लॉ का डेरिवेशन हो चुका है। अगर हम बात करें प्रेशर हेड क्या होता है, दाब शीट्स, ये यूज होगा काफ़ी। प्रेशर हेड की बात करें, जब भी किसी वस्तु में, एक फ्लास्क ले लिया हमने, इसमें द्रव भरा हुआ मान लिया, ठीक है। इसमें मान लिया किसी हाइट तक द्रव भरा हुआ है, उस हाइट का मान कितना है, H है, और मान लो आपको प्रेशर दे दिया गया, इसका प्रेशर P है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस पर, G होगा। तब आपको ये बताना है जो प्रेशर है वो हेड के फॉर्म में बताइए, मतलब इस नली में जो प्रेशर लग रहा है वो हाइट के टर्म में बताइए, मतलब कितनी हाइट तक लग रहा है, मतलब जो प्रेशर है वो कितनी हाइट तक लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू रो इंटू G इंटू H। तो हमारा जो दाब का फॉर्मूला था
जब कोई नली में द्रव भरा हो, रो इंटू जी इंटू एच था। अगर मान लो इसी को हेड के फॉर्म में लाना है तो हेड के फॉर्म में मान लिख दो इसका। तो मतलब जो प्रेशर है उसे हम प्रेशर हेड कह देते हैं। मतलब जो प्रेशर इसमें कितनी ऊंचाई तक है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। मतलब लगने वाला जो दाब हो कितनी ऊंचाई तक लग रहा है तो उसे प्रेशर हेड कहते हैं। तो एच इक्वल टू क्या हो जाओ, पी अपॉन रो जी। तो पी अपॉन रो जी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। तो किसी भी द्रव का जो प्रेशर हेड होगा वो क्या होता है, पी अपॉन रो जी होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रेशर हेड का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। चलो वायुमंडलीय दाब की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडलीय दाब, ये पता होना चाहिए हमें। वायुमंडलीय जो दाब होता है इसे हम डिनोट किससे करते हैं, प्रेशर को तो पी से डिनोट करेंगे। प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो इसे सबसे में लगा देते हैं एटीएम, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसका मान जो होता है ये मान आपको वैसे याद ही रखना है, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। 1.0332, ठीक है। 1.0332 होता है ये। किस में होगा ये, न्यूटन प्रति, ठीक है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसे क्या कहते हैं 1.0332 बार में भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है हमारा, वायुमंडलीय दाब जब हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, मतलब पृथ्वी पर हर सतह पर जो लगने वाला दाब होगा उससे कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्या होता है, बहुत ना के बराबर महसूस होता है। क्यों, क्योंकि हम इस वायुमंडल में रह रहे हैं, इसलिए हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, हमें कोई दाब नहीं लगता है। लेकिन हर एक मनुष्य के ऊपर जब वो किसी सड़क पर चल रहा है, ठीक, तो उसके ऊपर भी क्या है, एक तरह का दबाव लग रहा है। जो वायुमंडल है वो एक दबाव लगाता है, उस दबाव को कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब किसी भी पृथ्वी की जगह, मतलब पृथ्वी की किसी भी जगह पे, स्थान पर जो वायुमंडल द्वारा लगने वाले दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो मान होता है वो होता है 1.0332 किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हम इसे क्या न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो इसे कह सकते हैं 10.135 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेन आपको क्या रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, 1.0332 होता है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो किसी भी वायुमंडल में लगने वाले दाब जो होता है उसका मान होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मान होता है 1.0332। तो जो भी इंसान पृथ्वी पर है उसके ऊपर एक दाब लगता है, उस दाब का जो मान होता है वो हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। और आगे देख लेते हैं दाब के मापक्रम। दाब के मापक्रम मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर को क्लासिफाई करें सही से, प्रेशर स्केल, प्रेशर जो होते हैं नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। उन प्रेशर को मेज़र करने के लिए भी हम 3 तरह के प्रेशर स्केल का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर कौन कौन से होते हैं। प्रेशर जो दाब होता है वो नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम गेज प्रेशर की। दूसरा होता है वैक्यूम प्रेशर। थर्ड होता है एब्सोल्यूट प्रेशर।
देखो यहाँ पर ये आपको 3 प्रेशर दिए हैं। गेज प्रेशर को गेज दाब की कहते हैं, हिंदी में गेज दाब कह देंगे। वैक्यूम को कहते हैं निर्बाध दाब, और एब्सोल्यूट को कहते हैं परम दाब। तो ये 3 तरह के दाब होते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें डिफाइन करें सही से तो हम कह सकते हैं जो दाब होते हैं उन्हें 3 प्रकार से मापा जा सकता है। उन्हें हम कह सकते हैं 3 प्रकार से मापा जा सकता है। नॉर्मली अगर बात करें जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अगर अधिक का जो दाब होगा, वो जो दाब होता है उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो अधिक दाब होगा उससे हम कहते हैं गेज प्रेशर। मतलब वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1.0332। अगर मान लो कहीं पर हमने प्रेशर मेजर करा और उस प्रेशर का मान इससे अधिक आया है तो उसे हम क्या कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। और इस गेज प्रेशर को जिस स्केल से हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं गेज दाब मापक्रम। मतलब जो हमारा वायुमंडल से अधिक दाब होता है उससे नापने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है गेज प्रेशर स्केल, गेज दाब स्केल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है निर्वात, मतलब वायुमंडल से जो कम का दाब होता है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में जो वायुमंडल से अगर कम दाब आएगा, इससे अगर मान लो दाब कम आता है तो उस दाब को हम क्या कहते हैं वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, वैक्यूम निर्वात कहते हैं उसे। मतलब किसी भी रूम का अगर मान लो दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाए तो उस जगह पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। उस प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर स्केल, निर्वात दाब मापन, ठीक है, मापक्रम। समझ में आया। इसी तरह से एक तीसरा प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है जैसे अगर मान लो कोई भी हम दाब मेज़र कर रहे हैं तो जैसे दाब को जो मेज़र कर रहे हैं वो किसी के रेस्पेक्ट में अगर मेज़र करें, क्योंकि अगर मान लो हम लेंथ मेज़र करते हैं तो लेंथ जब मेज़र करते हैं तो ये थोड़ी नहीं है स्केल को हमने कहीं पर भी रख दिया। अगर मान लो कोई लाइन है तो ऐसे थोड़ी यहाँ कहीं से भी नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से, मतलब 0 वाली रीडिंग रखते हैं पहले सबसे और उससे आगे देखते हैं कितनी लंबी है, इस तरह से लंबाई निकालते हैं। उसी तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, किस एब्सोल्यूट प्रेशर जो स्केल होता है हमारा, इसका काम होता है किसी भी प्रेशर को शून्य से नापना, मतलब परम शून्य, 0 प्रेशर के रेस्पेक्ट में नापना। मतलब वो 0 प्रेशर से उसका मान कितना अधिक है, उस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये शून्य के रेस्पेक्ट में, मतलब कह सकते हैं परम शून्य दाब कहते हैं। परम शून्य दाब मतलब 0, परम शून्य दाब के रेस्पेक्ट में हम जो प्रेशर मेज़र करते हैं उससे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मान लो कोई गेज दाब है, मतलब वायुमंडल से अधिक का दाब है, उस दाब को हम किससे नापें 0 के रेस्पेक्ट में नापें कितना अधिक है तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। या फिर वैक्यूम प्रेशर नापना है वायुमंडल से कम का दाब, उसे हम 0 के रेस्पेक्ट में नापें कितना दाब आ रहा है तो उसे हम कहते हैं उस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट क्या होता है किसी के रेस्पेक्ट में नापना। परम दाब में क्या हम करते हैं 0 के रेस्पेक्ट में जो प्रेशर नापेंगे, मान लो चाहे गेज नापें चाहे वैक्यूम, वो कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। इन्हें हम अच्छे से और पढ़ने के लिए हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उस वीडियो में हम सबको देखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एक स्केल द्वारा। तो एक स्केल द्वारा हम देखेंगे और उनके फॉर्मूले भी देखेंगे क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इन सभी के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे और साथ में स्केल द्वारा जब मेज़र कराता तो उस स्केल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है।